नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन बाद यानी 27 जनवरी को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया है उत्तराखंड में, और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस संहिता की नियमावली और आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण किया, जिससे राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया 27 मई 2022 को शुरू हुई थी, जब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। वहीं राज्य विधानसभा ने 8 फरवरी 2023 को इस विधेयक को पारित किया था और 8 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई और इसके बाद अक्टूबर 2024 में नियमावली तैयार की गई और अब 27 जनवरी 2025 से इसे पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। मगर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाव हो गया है और इस यूसीसी में किन चीजों को और भी बेहतर ढंग से रखा गया है और इसके अलावा किन बातों की अभी इस यूसीसी में जरूरत है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कुछ चेतावनियों के साथ साथ कई सुझाव भी दिए हैं। क्या है इस यूसीसी की उत्तराखंड में पूरी कहानी, सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जुबानी। 3 साल की लंबी चर्चा के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने आर्टिकल 44 को लागू किया है, यानी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी विवाह की उम्र सबके लिए एक समान हो जाएगी, यानी जितनी भी बेटियां हैं उत्तराखंड की, सबकी शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल हो जाएगी और जो बेटे हैं उत्तराखंड के उनकी शादी की जो मिनिमम एज है 21 साल हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही शादी की उम्र लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 साल थी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो सबसे बड़ा लाभ होगा वहाँ के कन्वर्टेड हिंदुओं को होगा, उनकी शादी की उम्र भी 18 और 21 हो जाएगी। सभी बेटियां कम से कम 12वीं पास कर लेंगी और सभी बेटे भी कम से कम ग्रेजुएट हो जाएंगे या 12वीं के बाद कोई पॉलिटेक्निक कर लेंगे, कुछ कोर्स कर लेंगे, मतलब सभी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। दूसरा जो इसमें प्रोविज़न डाला है कि अब एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, कोई सौतन नहीं लाएगा, किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि जब 2 शादी होती 3 शादी होती है तो सबके साथ एक समान व्यवहार हो नहीं पाता और वैसे भी भारत में लड़कियों की संख्या कम है। अगर कोई आदमी 2 शादी करेगा 3 शादी करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कुछ और भी लड़के कुंवारे रह जाएंगे। तो अब ये भी नियम आ गया है, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख पे पहले से लागू था, तो यानी एक पति एक पत्नी का नियम भी जो लागू हुआ, इसका सबसे बड़ा लाभ वहाँ के कन्वर्टेड हिंदुओं को होगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा है। सब लोग शादी विवाह करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो दूसरी बार करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा भी जाएगा। लिव इन जो रिलेशन में रह रहे हैं उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि श्रद्धा जैसा फिर दोबारा कांड नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े काट काट के कोई फ्रिज में नहीं भर पाएगा। माता पिता को पता रहेगा कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, और लड़के के पक्ष के माता पिता को भी रहेगा कि उनका बेटा किसके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है दोनों को सुरक्षा मिलेगी। डाइवोर्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप अगर संबंध तोड़ रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इससे कुछ क्लैरिटी आएगी, ये बहुत अच्छा कदम है। ये संपत्ति में सबको समान अधिकार मिलेगा। हिंदू मैरिज लॉ के अनुसार पहले ही हिंदू जैन बौद्ध सिख में प्रॉपर्टी राइट सबको इक्वल था, लेकिन जो कन्वर्टेड हिंदू हैं उनमें सबको इक्वल राइट नहीं था। अब चूंकि भारत में क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट 1936 है और मुस्लिम्स के लिए शरीयत एक्ट 1937 है। उसमें बेटे और बेटी को एक समान अधिकार नहीं दिया गया है प्रॉपर्टी में। माता पिता को प्रॉपर्टी में एक समान अधिकार नहीं है। भाई और बहन को प्रॉपर्टी में एक समान अधिकार नहीं है। पति पत्नी को एक समान अधिकार नहीं प्रॉपर्टी में। तो संपत्ति का एक समान अधिकार सबको होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भी हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं होगा, कन्वर्टेड हिंदुओं को इसका फायदा होगा। अगर कोई आदमी मृत है, मान लीजिए जॉब में है, कोई लड़का नहीं रहा, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? उसके लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि प्रॉपर्टी माता पिता को भी जाएगा,
पत्नी को भी जाएगा और बच्चों को भी जाएगा। कई बार ऐसा देखने में आया है कि एक बेटा है, फौज में है, कहीं और पे है, ख़त्म हो गया, पता चला पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली गई वाइफ के नाम। और वाइफ क्या हुआ, उसने कहीं और शादी कर लिया। बच्चे थे, उनको भी घर छोड़ दिया, और माता सास ससुर को तो छोड़ा ही छोड़ा। तो कम से कम अभी इससे भी एक सिक्योरिटी रहेगी परिवार को, भाई अगर बाय द वे ऐसा कुछ अनहोनी होती है तो प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है सबको मिल जाएगी, माता पिता को भी मिलेगी, बच्चों को भी मिलेगी, पत्नी को भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल पत्नी को मिलेगी और फिर पत्नी अपनी मनमानी करे, वो नहीं हो पाएगा। 3 तलाक पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो उत्तराखंड में आया है उसमें तलाक़े अहसन का क्या होगा, तलाक़े हसन का क्या होगा, तलाक़े बाइन का क्या होगा, तलाक़े किनाया का क्या होगा, उस पर क्लैरिटी नहीं है। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे लगता है इस पर स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या आप जितने भी डिवोर्स, जो भी तलाक होगा वो सब कोर्ट के जरिए होगा, क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन है या अलग अलग है, और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन है या अलग अलग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस पर भी क्लैरिटी करें कि क्या अब उत्तराखंड में तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया भी अब बैन कर दिया गया है 3 तलाक के तरीके। क्या तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया भी अब अपराध माना जाएगा, इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। ऐसे ही बाल विवाह रुक गया, उस पर तो आ गया कि भाई ठीक 18-21 हो जाएगी। बहु विवाह के बारे में भी आ गया, सब लोग एक पति एक पत्नी करेंगे, लेकिन अभी तक निकाह हलाला के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, निकाह मुताह के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, निकाह मिस्यार के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या अब उत्तराखंड में ये हलाला मुताह मिस्यार बंद हो जाएगा, उसको भी अपराध माना जाएगा, इस पर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। हम दो हमारे दो लागू हुआ, ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन सब हमारे दो वाले पे भी क्लैरिटी नहीं है। मेरा मानना है कि एक पति एक पत्नी का नियम तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी ये भी होना चाहिए कि हम दो हमारे दो कंपलसरी हो। बहुत स्वाभाविक सी बात है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, और उस जो डेमोग्राफी बदल रही है उत्तराखंड में, उसमें बहुत बड़ा योगदान जनसंख्या विस्फोट का है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम दो तो लागू हुआ, एक पति एक पत्नी का नियम तो लागू हुआ है, लेकिन हमारे दो लागू नहीं हुआ, यानी सब लोग 2-2 बच्चे करेंगे, ऐसा इसमें कोई प्रावधान है नहीं। तो अगर उत्तराखंड को बचाना है तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ चीज़ें और भी अमेंड करना पड़ेगा, और कुछ और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। जैसे एक पति एक पत्नी नियम लागू तो हुआ, लेकिन जो नहीं मानेगा उसको कितने साल की सजा होगी, उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। भय बिन होए न प्रीत, कानून तभी काम करता है जब कानून तोड़ने वालों को कठोर दंड का भय होता है। जब तक कठोर दंड का भय नहीं होगा तब तक वो कानून लोग लागू नहीं करेंगे। भाई भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी लिखी है, खूब अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में ये लिखा ही नहीं है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानेगा उसको कितने साल सजा होगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ गया कि भाई शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन जो नहीं कराएगा उसको कितने साल सजा होगी। इसमें उत्तराखंड में आ गया लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जो नहीं कराएगा उसको कितने साल सजा होगी और कितने साल में सजा होगी, 6 महीने में सजा होगी, साल भर में सजा होगी, इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए। जो आदमी हम दो नहीं मानेगा, दूसरी शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, उसको कितने साल सजा होगी, इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए और इस पर जागरूकता की जरूरत है। मुझे लगता है कि शीर्ष स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जो हम दो नहीं मानेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो बाल विवाह करेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो बहु विवाह करेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको कितने साल सजा होगी, जो लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको कितने साल सजा होगी, जो प्रॉपर्टी वाला डिस्प्यूट आएगा उसमें जो नहीं मानेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो मृतक की प्रॉपर्टी है जो सबको जा रही है, माता पिता को और पत्नी को और बच्चों को, उसमें अगर मान लो पत्नी सारी संपत्ति लेकर हड़प कर गई तो जो नहीं मानेगा उसमें कितने साल सजा होगी। और फिर ये जो बाकी मैंने कहा ना, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, इस पर भी क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या आज की डेट में अपराध हुआ कि नहीं हुआ। जो उत्तराखंड पूरी तरीके से तेजी के साथ बदल रहा है उसका समाधान अलग से करना पड़ेगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड की डेमोग्राफी जो तेजी के साथ बदल रही है उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है। पहला कारण है लफ्ज़-ए-हाथ, झूठ बोल के, धोखा दे के, पहचान छिपा के शादी करना। उस पर आपको कठोर सजा का प्रावधान करना पड़ेगा, कठोर दंड का प्रावधान करना पड़ेगा, और उत्तराखंड का जुडिशियल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा कि हर हालत में सभी मुकदमों का फैसला साल भर के अंदर हो। दूसरा, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लैंड जिहाद।
उत्तराखंड में बहुत दूर दूर तक जंगल है, सुनसान है, कोई गांव नहीं है, कोई वहां देखने वाला नहीं है। उन जंगलों पे कब्जा होता चला जा रहा है, नदियों के किनारे कब्जा होता चला जा रहा है। तो उत्तराखंड में अवैध निर्माण करना भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। और अवैध निर्माण करने वालों और अवैध निर्माण करने वालों के जो मददगार हैं, मददगार कौन होता है? लेखपाल होता है, पटवारी होता है, नायब तहसीलदार होते हैं, वहाँ के थानेदार होते हैं, वहाँ के हवलदार होते हैं, वन विभाग के कर्मचारी होते हैं। जब तक उनके खिलाफ कठोर भय का कानून का भय नहीं होगा, तब तक लैंड जिहाद नहीं रुकेगा। उत्तराखंड के लिए जो तीसरा खतरा है वो है घुसपैठ जिहाद। बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। इसलिए बसाया जा रहा है कि उत्तराखंड में घुसपैठ करना गंभीर अपराध नहीं है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। तो घुसपैठ रोकना है तो घूसखोरी को कठोर आपको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। जो वहां पे आ रहे हैं उत्तराखंड में घुसपैठिए, वो वहीं उत्तराखंड के कर्मचारी उनकी मदद कर रहे हैं। कोई उनको आधार बना के दे रहा है, कोई उनको राशन कार्ड बना के दे रहा है, कोई उनको क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहा है, कोई उनको निवास प्रमाण पत्र बना के दे रहा है, कोई उनको आयु प्रमाण पत्र बना के दे रहा है, कोई उनका बैंक में खाता खुलवा रहा है। तो घुसपैठ सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा खतरा है उत्तराखंड के लिए। धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है उत्तराखंड के लिए। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा खतरा है उत्तराखंड के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, ये स्वागत योग्य कदम है। पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में, उत्तराखंड ले आया, पहला राज्य है। लेकिन इस यूसीसी के आने से उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है वो रुक जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को रोकना है, उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना है, उत्तराखंड के जो हमारे त्योहार हैं उनको बचाना है, हमें गंगोत्री यमुनोत्री को बचाना है, अगर हमें बद्रीनाथ केदारनाथ को बचाना है, हमें हरिद्वार को बचाना है, हमें ऋषिकेश को बचाना है, तो तत्काल सरकार को लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर ड्रग स्मगलिंग का काम हो रहा है। ड्रग के जरिए उत्तराखंड के बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उत्तराखंड में जो लोग इनकी मदद करते हैं उनके खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब वो जस्टिस विद इन ईयर लागू हो उत्तराखंड में। ये तभी हो सकता है जब उत्तराखंड में झूठे कागज बनवाना गंभीर अपराध हो, झूठी वसीयत बनवाना, झूठा पट्टा कराना, झूठी विरासत बनवाना, झूठा सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा आधार बनवाना, ये गंभीर अपराध हो। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, तब उत्तराखंड बचेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड, अकेले यूनिफॉर्म सिविल कोड से उत्तराखंड बच जाएगा, उत्तराखंड की संस्कृति बच जाएगी, उत्तराखंड की परंपरा बच जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसके लिए आपको और कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट को आपको रोकना होगा, लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद को रोकना होगा, तब उत्तराखंड बचेगा। यानी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, वो एक ओर तो उत्तराखंड की धामी सरकार सराहनीय कदम उठा चुकी है इसको लेकर, यानी कि इसको लेकर अगर देखा जाए तो वाकई में धामी सरकार की सराहना करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ इस संहिता में अश्विनी उपाध्याय जी के अनुसार कई विषयों पर विस्तार से और स्पष्टता के साथ नियमों को परिभाषित करने की जरूरत भी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के दिए गए सुझावों और इस समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू होने को लेकर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।